हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, इन सब के लिए जो है कि काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी की गुणवत्ता को मापने में कार्य करता है? एस्चरचाई, एजोपाइरिलियम, क्लोरेला, बिगिएओटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी की गुणवत्ता को मापने में कार्य करता है? तो वो करता है आपका क्लोरेला। क्लोरेला के बारे में बात करें हम तो क्लोरेला जो है कि हरा शैवाल को स्पेस शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग स्पेस अनुसंधान में किया जाता है। यह स्पेस में मनुष्यों के लिए भोजन के अच्छे स्रोत के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें उच्च स्तर का आयरन, विटामिन और अमीनो एसिड होता है। यह सूर्य के प्रकाश, खनिजों और पानी की उपस्थिति और हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके आसानी से बढ़ाया जा सकता है क्लोरेला को। सामान्यतः कीटनाशक आक्रमण करते हैं पेशी तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर, परिसंचरण तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर। सामान्यतः जो कीटनाशक होते हैं वो आक्रमण करते हैं तो वो करते हैं श्वसन तंत्र पे। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो श्वसन तंत्र होता है वो ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में सक्षम बनाती है। श्वसन तंत्र नाक और मुंह से शुरू होता है और वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर के आगे बढ़ता है। वायु जो है कि नाक और मुंह के जरिए श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है। घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। देखिए जो घरेलू ईंधन है उसको जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी करती है। तो इसका मतलब कि ये सभी करते हैं। देखिए जो घरेलू ईंधन होता है वो जो है कि गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ होता है। ठीक है, घरेलू मतलब घरों में ये जलाया जाता है, गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ। और इससे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये जो है कि उत्पन्न होता है। नियाबत खुदाई निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। नियाबत खुदाई निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित है बलबन से। देखिए जो गयासुद्दीन बलबन है उसके बारे में, गयासुद्दीन बलबन इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। क्या इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। और गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वह 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। यह इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का दूसरा इल्बरी तुर्क था। ये शासक बनने के बाद इसने सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया। सेना को दीवान ए आरिज कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है, इसके शासनकाल में बलबन ने सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने जीले ए इलाही तथा नियाबत खुदाई की भी उपाधि धारण की थी। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, शुजा उदौला, सफदर जंग, वाजिद अली शाह। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? तो वो था अवध का नवाब वाजिद अली शाह। देखिए वाजिद अली शाह, ये नवाब जो है कि वाजिद अली शाह को 1856 में कोलकाता से निर्वासित किया गया था जब उसने राज्य को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने अपना शेष जीवन वहां एक अच्छे भत्ते के साथ बिताया। वाजिद अली शाह ने 1847 से 1856 तक शासन किया और अवध के आखिरी नवाब था ये। देखिए वह एक संगीतकार, नर्तक, कवि और नाटककार भी था और कला के क्षेत्र में उसने योगदान के लिए जाने भी जाते हैं। ये किस शासक को अपनी सेना फ्रांसीसियों की मदद से उन्हीं के तरफ स्थापित की? टीपू सुल्तान, शाह आलम निजाम, बहादुर शाह।
कौन सा शासक था जो अपनी सेना फ्रांसीसियों की मदद से उन्हीं के तरह स्थापित किया? तो वो था टीपू सुल्तान। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर के शासक था। वह शक्तिशाली मैसूर शासक हैदर अली का वो पुत्र था। टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर के 1799 तक मैसूर पर शासन किया। टीपू सुल्तान ने भारत में फ्रांसीसी के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखा और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। निम्नलिखित में से कौन कृषक विद्रोह नहीं था? मोपला विद्रोह, अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा। पूछा जा रहा है कि कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था। देखिए, मोपला विद्रोह ये भी कृषक विद्रोह था। अहमदा विद्रोह ये जो है कि अहमदा ये कृषक विद्रोह नहीं था ये, ठीक है। चंपारण ये भी आपका कृषक विद्रोह था और खेड़ा ये भी आपका कृषक विद्रोह था। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था, तो वो आपका हो जाएगा अहमदाबाद। देखिए, अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें, ठीक है, तो बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें अपने ही जमीन पर कम से कम 3/20 हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। खेड़ा सत्याग्रह की हम बात करें तो यह सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। देखिए, मोपला सत्याग्रह ये जो है कि 1921 का है। मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम किराएदार थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। उनकी प्रमुख शिकायतें कार्यकाल की असुरक्षा, उच्च भूमि कर, नए शुल्क और अन्य दमनकारी वसूली थी। दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जल शक्ति संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। कुंडा तमिलनाडु, रंगीत सिक्किम, सिलेरू आंध्र प्रदेश, रिहंद मध्य प्रदेश। कुंडा जल शक्ति संयंत्र ये तमिलनाडु में पड़ता है। रंगीत जल शक्ति संयंत्र सिक्किम में, सिलेरू जल शक्ति संयंत्र आंध्र प्रदेश में और रिहंद जल शक्ति संयंत्र ये मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका यूपी में। तो गलत जो है कि आपका डी ऑप्शन है। देखिए, जल शक्ति संयंत्र कुंडा जल शक्ति संयंत्र तमिलनाडु में है, रंगीत जल शक्ति संयंत्र सिक्किम में, सिलेरू जल शक्ति संयंत्र आंध्र प्रदेश और रिहंद जल शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में। कोपली जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर। कोपली जल विद्युत परियोजना एक किस राज्य की परियोजना है? तो ये जो है कि असम की परियोजना है। देखिए, कोपली जल विद्युत परियोजना 275 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है ये, जो कि कोपली नदी और उसकी सहायक नदी उमरोंग धारा पर सिचुएटेड है। यह भारत में असम राज्य में दीमा हसाओ जिले में स्थित है। यह परियोजना नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि इस परियोजना से भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को लाभ प्राप्त होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? नाबीब, कुराकुम, थार, काजिलकुम। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कि इसमें कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल इसमें से कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नामीब मरुस्थल। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला। देखिए, नामीब रेगिस्तान ये कहां पे है? तो यह नामीबिया में स्थित है। काराकुंड रेगिस्तान यह मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान देश का 70% इलाका इसी रेगिस्तान के क्षेत्र में आता है। थार रेगिस्तान यह भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है और यह मरुस्थल राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। काजिलकुम रेगिस्तान यह मरुस्थल
कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच विभाजित है। तो देखिए, इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री, टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है स्टडी विद श्री के नाम से। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिया कीजिएगा, एक अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दिया कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।